हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन को पूरी मेहनत से कर रहे होगे। और एसएससी जीडी के एग्जाम वैसे जल्दी खत्म होने वाले हैं, लेकिन जो जिसके एग्जाम हो गए उन सबको बेस्ट ऑफ लक उन सबके रिजल्ट के लिए। और जो जिसके एग्जाम आने वाले हैं, होने वाले हैं, अभी दो चार दिन में एग्जाम होंगे, उन सबको एग्जाम्स के लिए और उनके रिजल्ट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट जो आप चाहते हो वही आपको रिजल्ट मिले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आज क्या है 31 जनवरी 2023, हाँ 31 जनवरी 2023 के मॉर्निंग के करंट अपडेट जो है हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो है, आप उनको करंट अपडेट या करंट अफेयर्स कह सकते हैं। ये दिन में 2 टाइम आती है, एक सुबह को 8 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है। और इसमें हम सुबह सारी न्यूज कवर करते हैं, जो भी अपडेट चल रही होती है, जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही होती है ना, सारे इसमें हम कवर करते हैं। हमने इनको 2 हिस्सों में इसलिए बांटा हुआ है ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज जो है दे सके और ज्यादा से ज्यादा समझाने का भी हमको टाइम मिले, इसलिए हमने इनको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है और आपको भी एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इस वजह से हमने इनको 2 हिस्से में बांटा हुआ है। तो अभी ये कुछ दिन पहले तक लाइव ही आया करती थी, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे, लेकिन हम अभी रिकॉर्ड ही डाल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1-1.5 हफ्ते से, क्योंकि क्या है कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगले मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से लाइव आने शुरू हो जाएंगे हम लोग सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज ग्रीन बॉन्ड टू डेवलप क्लीन एनर्जी सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये ग्रीन बॉन्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझने की बात है ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इससे हमारा ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है कैसे डेवलप होगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर होता क्या है। तो पहले ग्रीन बॉन्ड समझते हैं, ये पहले ग्रीन एनर्जी सेक्टर समझते हैं, फिर उसके बाद अब जो ग्रीन बॉन्ड है वो अच्छे समझ पाएंगे। एक क्लीन एनर्जी सेक्टर क्या है, एनर्जी सेक्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमको पावर दे। एनर्जी का मतलब पावर होता है ना, जैसे मान लीजिए हम किस किस चीज के लिए, जैसे हमारी बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है और हम किस पावर देते हैं, जैसे हम अपने वाहन वगैरह चलाते हैं ना, गाड़ी और ये सब बाइक वगैरह ये सब चलाते हैं, ये सब जो ये भी इनको भी तो कोई एनर्जी चाहिए, उसी के बाद तो चलते हैं, जो हम उसमें पेट्रोल डलवाते हैं। तो क्या होता है, जो हम बिजली बनाते हैं, जैसे हमने बिजली बनाई कोयले से हमने बिजली बनाई और कोयले ने CO2 गैस निकाली बिजली बनाने का। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाना पड़ेगा ना, अगर उससे बिजली बनानी है तो उससे बिजली जब उसको जलाते हैं तो CO2 गैस निकालता है हवा में। और ये जो CO2 गैस निकलती है, इससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही जब पेट्रोल वगैरह गाड़ी के अंदर जलता है, पेट्रोल वगैरह गाड़ी के अंदर डलवाया जाता है, जो गाड़ी चलती है तो वो भी जलता है, उसी के बाद तो एनर्जी मिलती है। तो जो पेट्रोल जलता है वो जब हवा में निकलती है, उससे भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस है ना, जो पर्यावरण के लिए अच्छी गैस नहीं है, ऐसी गैस, और जो हमको भी नुकसान पहुंचाती है ऐसी गैसेस, और CO2 जो है वो निकलती है हवा में। अब ये जो गैसेस निकलती है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा वो करती है खराब, इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा खराब करती है। तो ये जो है आपका क्लीन एनर्जी सेक्टर क्या होगा कि ऐसी चीजों से हमारी एनर्जी बनाई जाए, ऐसी चीजों से हमारी एनर्जी बनाई जाए जिससे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर और भी कोई हार्मफुल गैस है, ये हमारे पर्यावरण में निकल के उनको खराब ना करे, उसको क्लीन एनर्जी सेक्टर बोलेंगे। जैसे किस चीज से बना सकते हैं, जैसे हम लोग सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी क्या है, जो सूरज की किरणों से हमारी एनर्जी बनती है। सोलर प्लेट लगाते हैं हम लोग, सोलर प्लेट पे जो है सूरज की किरण बनती है और फिर उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो हमको बिजली मिलती है ना हमको, उससे जो सोलर एनर्जी होती है उससे बिजली मिलती है हमको, जो सूरज की किरणों से बोलते हैं ना, ये जैसे बोलते हैं कि ये घड़ी है सोलर की, ये आपकी सूरज की किरणों से चार्ज हो जाएगी, या टॉर्च आती है कि सूरज की किरणों से चार्ज हो जाएंगी, या कोई बैटरी आती है कि सूरज की किरणों से चार्ज हो जाएंगी। वो कैसे होती है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो उसको ऊर्जा में चेंज कर देती हैं, ऊर्जा मतलब एनर्जी में चेंज कर देती हैं, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी जो होती है, समझ गया। तो ये हो गया आपका। और क्या हो सकता है क्लीन एनर्जी का एग्जांपल, अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा दें। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जो हम पानी की मदद से बिजली बनाते हैं, है ना, पानी की वजह से जो बिजली बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। फिर और क्या हो सकता है, जैसे हम जो हमारे ये होते हैं गाड़ी वगैरह, जो भी चीज मतलब ऐसी चीज, जो भी हमारे वाहन होते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक चीज यूज कर लें। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज्यादा वो चल रहा है, इलेक्ट्रिक कार आनी चाहिए भारत में, ऐसा चल रहा है ना सब कुछ। ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार होती है, इनसे जो है पर्यावरण में CO2 निकलती है, जब वो जलती है तो उसको पर्यावरण से नुकसान है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक वाली आएंगी तो इलेक्ट्रिक वाली में क्या होगा, उसमें बैटरीज लगी हुई होंगी, वो बैटरीज चार्ज कर दी जाएंगी, और जैसे चार्ज होंगी फिर हम उसको चला सकते हैं। जैसे पेट्रोल डलवाना पड़ता है थोड़ी देर बाद, ऐसे ही जो है वो चार्ज करनी पड़ा करेंगे और फिर वो चला करेंगे एक डिस्टेंस तक। उससे क्या होगा, जब वो जो आपकी बिजली से चला करेंगी तो उसमें कोई नुकसान नहीं है उससे, क्योंकि कोई ऐसी चीज जल के बाहर नहीं निकलेगी, उसमें तो जो बिजली बनी हुई है उसमें उसकी बैटरीज में स्टोर है वही बाहर निकलेगी, तो उसमें जो है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी जो चीजें हैं ये किस लिए है, ये आपकी
या तो क्या बोल सकते हैं, और बिजली जो हवा से बनाई जाती है, विंड मिल्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े पंखे जो होते हैं वो हवा में लटके हुए हवा में होते हैं, कई कई जगह आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके होते हैं, है ना, ये पूरे में घूमते हैं, जब हवा चलती है तो ऐसे करके घूमते हैं। तो ये सब जो है ये आपके क्लीन एनर्जी बनाने के सोर्सेज हैं, इन सबसे क्लीन एनर्जी बनाई जाती है। तो उसी को बोला गया क्लीन एनर्जी सेक्टर, ऐसा सेक्टर जहां पे क्लीन एनर्जी बनाया जाए। उसके लिए बॉन्ड इशू किए जाते हैं। कौन से बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स मतलब, क्योंकि ग्रीन यहाँ पे क्यों है, जो भी चीज पर्यावरण के लिए अच्छी हो ना उसके आगे ग्रीन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होते हैं, पर्यावरण की देन है ना, वो भी हरी होती है, वो भी ग्रीन होती है। उसी तरह ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, हरे बॉन्ड्स, ये किस लिए होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होती है, कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण के लिए हमारे लिए अच्छी होती है, उसको ग्रीन ग्रीन लगा देते हैं उसके आगे। तो ये बॉन्ड्स ऐसे हैं, ग्रीन बॉन्ड्स है, ये ऐसे बॉन्ड्स है जो हमारे पर्यावरण के, जो अच्छी हमारे पर्यावरण को लेके वो ये बॉन्ड इशू करिए जाएंगे। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारी कंट्रीज या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यूएस क्या, मान लीजिए यूएस को कुछ प्रोजेक्ट बनाना है अपने यहाँ पे, और यूएस से मतलब अमेरिका जो देश है उसको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या करेगी? बॉन्ड इशू, और उसको पैसे की जरूरत है और उसके पास इतना पैसा है नहीं, तो क्या करेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि अपने अपने जो पैसे उसको निकाल के बनाने लगेगी, उससे क्या होगा? उसके पास पैसे कम होंगे, तो क्या करती है? बाहर से पैसे उठाएगी और फिर धीरे धीरे करके उसको देती रहेगी। तो क्या करेगी? वो बॉन्ड इशू करेगी। बॉन्ड इशू करेगी, जैसे मान लो उसने कह दिया कि मेरा एक बॉन्ड है, मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, यूएस ने बोल दिया, और एक बॉन्ड जो है मेरा वो आपका, अगर मैं इंडिया की बात करूं, वैसे तो वहां डॉलर में चलता है, पर मैं इंडियन रुपी में आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। मान लो 100 रुपए का एक बॉन्ड मेरा है ना, ये यूएस ने बोल के बॉन्ड इशू कर दिया और मुझे 1000 रुपए की जरूरत है ना, यूएस ने बोल दिया, तो मेरा जो एक बॉन्ड है 100 रुपए का, तो आप 10 बॉन्ड ले सकते हो, कैसे भी, जिसको लेना ले लो, है ना। कोई एक जना भी ले सकता है, कोई देश, एक ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकती है, कोई एक देश भी ले सकता है, या 2-3 लोग जो है मिलकर साथ में ले सकते हैं। ऐसे करके यूएस जो है अपने 10 बॉन्ड बेच देगा, और 10 बॉन्ड बेचने का मतलब है उसके पास 1000 रुपए आ गए। तो ये जो बॉन्ड्स होंगे ये बस एक पेपर हो, पीस ऑफ पेपर हो गया, है ना, ये एक पेपर की तरह होगा जो बताएगा कि यूएस ने हमसे कर्जा लिया, हमसे पैसे लिए हैं और हमको वापस करेगा। अब इसमें क्या होगा, इन कंट्रीज को क्या फायदा है? जो ये कंट्रीज मिलकर 10 बॉन्ड खरीद रही हैं, कोई भी एक कंपनी एक कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी मिलकर बॉन्ड खरीद रही है, उनको क्या फायदा होगा? देखिए, जब यूएस से आप बॉन्ड खरीदेंगे ना, जब यूएसए से बॉन्ड खरीदेंगे तो आप पैसे देंगे, 1000 रुपए आपने यूएस को दिए, तो यूएस क्या करेगा? जब ये पैसे, जैसे मान लो यूएस ने कह दिया कि हम जो ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो ये जो 5 साल का मतलब क्या है कि ये जो पैसे 1000 रुपए यूएस ने लिए हैं, ये 1000 रुपए यूएस 5 साल के अंदर अंदर वापस करेगा आपको, है ना। मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, और जो बॉन्ड है आपको वो यूएस को वापस करने होंगे, यूएस को बॉन्ड, ठीक है। ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा। अब इसमें इसका ये कंट्रीज को क्या फायदा होगा जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है? यूएस जो है उनको इंटरेस्ट देगा, है ना, यूएस जो है उनको इंटरेस्ट देगा, वो जो इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा पैसा बनेगा उस वो एक कंट्री कमाएंगी। जैसे मान लो यूएस ने दे दिया 2% का, दे दिया आपको वो इंटरेस्ट, है ना, 2% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, है ना। 2% के हिसाब से जो भी 1000 रुपए के ऊपर पैसे बनते रहेंगे, साल साल के, महीने महीने के, उतने पैसे आपके उसमें जुड़ जाएंगे, जो पूरे 5 साल बाद आपको मिलेगा, उतने पैसे उसमें जुड़ जाएंगे और आपको दे दिए जाएंगे यूएस के द्वारा। तो आपको ये जो 2% वाले पैसे बन रहे हैं, इसका फायदा है, इसका फायदा है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया ना। देखिए, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस टाइम की दुनिया की, यूएस आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी इस टाइम की दुनिया की। तो ऐसा तो है नहीं कि कल कोई गिर जाएगी इसकी इकोनॉमी, अगर गिरने भी लगे तो भी बहुत साल ले जाएगी गिरने में। तो आपका, जैसे मान लीजिए आपने बॉन्ड यूएस को इशू करा रखा है, तो आपके पैसे जो है एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गए। इन्वेस्टमेंट की तरह कैसे हो गए? जैसे यूएस के आपने बॉन्ड लिए, उसके बाद क्या होगा कि जो आपको बस जो आपके पैसे हैं उनको ब्याज आपको मिलता चला जा रहा है, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिलता चला जा रहा है, उसके पैसे मिलते चले जा रहे हैं। 5 साल बाद आपको जब के पैसे वापस मिलेंगे, जब आपके पैसे वापस मिलेंगे, बॉन्ड का टाइम खत्म हो जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल जाएंगे आपके। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है ना। तो ऐसे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड ऐसे होते हैं जो क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए इशू किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट बना रही है, और वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कोई कंपनी जो है सोलर प्लेट्स बिछा रही है ना, कोई कंपनी ने काम शुरू किया है सोलर प्लेट्स को बनाने का या बिछाने का, ऐसा कोई काम, जैसे मान लीजिए बनाने का शुरू किया है। सोलर प्लेट बनाई भी तो जाती है, पूरी जो सोलर प्लेट होती है, आपने सोलर प्लेट देखी होगी गांव वगैरह में, कहीं शहर में भी बहुत जगह लगी रहती है। तो सोलर प्लेट जो है उसको बनाने का काम जो है कंपनी करना चाह रही है। तो उसने क्या किया, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगी और ये कहेगी कि हम जो है सोलर प्लेट बना रहे हैं। सोलर प्लेट किस चीज का सोर्स है? कि जो हम सूरज की किरणें से और बिजली बनाते हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं, उसका सोर्स क्या है? वो किसके द्वारा बना सकते हैं? वो बना सकते हैं हम सोलर प्लेट के द्वारा। तो सोलर प्लेट इसलिए हम बना रहे हैं, और जो सोलर प्लेट बना रहे हैं तो ये ऐसी एनर्जी के लिए बना रहे हैं ना, क्लीन एनर्जी के लिए हम सोलर प्लेट बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड इशू, तो ये जो काम ये कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली ही होगा ये काम। तो
ये जो कंपनी है ग्रीन बॉन्ड इशू कर देगी। और जो ग्रीन बॉन्ड है बताने का तरीका है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस चीज के ऊपर है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा प्रोडक्ट है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, मतलब पर्यावरण जो है उसके लिए अच्छा है। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड है, ये इससे फायदा क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड भी तो इशू किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन बॉन्ड से फायदा क्या होता है, ठीक है, ये जो है कोई कंपनी भी कर सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी कर सकती है, समझ रहे हो आप। कोई कंपनी जो है जैसे बाहर निकाल देगी, कोई कंपनी ने जैसे बॉन्ड इशू कर दिए कि जी हम ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिसको भी खरीदने कोई कंपनी खरीदना चाहे, कोई और कंपनी वो खरीद सकती है, कोई कंट्री की गवर्नमेंट खरीदना चाहे, कोई कंट्री गवर्नमेंट वो खरीद सकती है। उसी तरह जब हमारी गवर्नमेंट इशू करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी जैसे, तो कोई कंपनी चाहे वो खरीद सकती है, कोई और गवर्नमेंट खरीदना चाहती है वो खरीद सकती है। हमको पैसे से मतलब होगा, है ना, कि हमको पैसे चाहिए, आप हमारे बॉन्ड खरीदो और हमको पैसे दे दो, ऐसा होगा, ठीक है। बाकी तो जो नेगोशिएशन होती है उन सबके बीच में वो होगी। तो जो ये होगा, ये जो बॉन्ड है ये इशू कर दिए जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के, जो हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है वो ग्रीन बॉन्ड जो है इशू करेगी, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पर कोई भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है बॉन्ड, तो है ना, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी काम करना चाहती है। अब क्या है कि ये ग्रीन बॉन्ड ही क्यों इशू किए जाते हैं, नॉर्मल बॉन्ड भी तो इशू कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ यूएस का समझाया था, ग्रीन बॉन्ड ही क्यों इशू किए जाते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो नॉर्मल बॉन्ड हुए ना, ये जो जैसे किसी कंपनी ने बॉन्ड लिया है ना, जैसे किसी कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए, तो उससे क्या होता है कि ये जो ग्रीन बॉन्ड है, और उसके बाद जैसे इसने बॉन्ड इशू करे और जिसको पैसा मिला, उसके बाद उसने पैसा जो है अपनी कंपनी में लगाया, जब उसने पैसा लगाया तो वो भी कुछ कमाएगा, है ना। जब भी तो पैसे, जैसे इसने ग्रीन बॉन्ड लिए, ये कोई कंपनी थी, मान लीजिए सी नाम की कोई कंपनी थी, सी नाम की कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए, और ग्रीन बॉन्ड इशू करने के बाद इसको जो पैसे मिले, इसने सोलर प्लेट बनानी शुरू करी, और सोलर प्लेट बनाने के बाद ये बेचेगा भी तो सही। जब ये बेचेगा और उससे जो कमाई करेगा ना, उस पर टैक्स लगेगा कुछ, जो ये कमाई करता है। टैक्स किस चीज पे लगता है आपका, जो भी हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, हमारा इनकम टैक्स जो लगता है, जो भी हमारी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इस सी को भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इसको बेचेगा सोलर प्लेट को, तो इसको भी टैक्स मिलेगा, है ना, सॉरी, इसको भी जो है इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत, ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत जो आपने ग्रीन बॉन्ड लिया है उसके अंतर्गत अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो, आप उसकी कमाई कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका टैक्स जो है कम लगेगा, या तो बिल्कुल मिनिमल लगेगा, मतलब बहुत कम, या तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट कि टैक्स जो है बहुत कम लगेगा या बिल्कुल लगेगा ही नहीं, ऐसा इसलिए कर रही है गवर्नमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है ना, जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा आए, है ना। गवर्नमेंट इसलिए ऐसा कर रही है ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा आए, इस लालच में ही आए, चाहे कि उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कमाई होगी उनकी, पूरा जो पैसा आएगा उन्हें वही रखेंगे, चाहे इसी लालच में आए, पर आए, और जो हमारी क्लीन एनर्जी सेक्टर है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है काम किए करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट आए और ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी है इसके ऊपर काम करें। उससे क्या होगा, ये किस लिए कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कार्बन इमिशन जो है इसको कम किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक हमको जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बनना है, या तो फिर नेट कार्बन इमिशन कंट्री। जीरो कार्बन इमिशन या नेट कार्बन इमिशन क्या होता है, देखिए जीरो कार्बन तो आप कभी बन नहीं सकते, है ना, ऐसी ऐसी कोई ना कोई चीज आपके पास होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करेगी हवा में, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, ऐसी कोई ना कोई चीज होगी, है ना। तो क्या तरीका है, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं बन सकते, पर जीरो क्यों बोल रहे हैं, नेट जीरो इमिशन क्यों बोल रहे हैं, नेट जीरो इमिशन क्यों बोल रहे हैं, देखिए नेट जीरो इमिशन इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है हमारे पास, ये कोई चीज है, ये CO2 रिलीज कर रही है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज भी हो जितनी CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है ना, उतनी ये CO2 को अंदर ले ले, है ना। तो पर्यावरण में बची है नहीं CO2 पर्यावरण में बची नहीं, क्योंकि जब तक ये पर्यावरण में है जब ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जब ये पर्यावरण में बची ही नहीं तो उससे नुकसान पहुंचा नहीं रही। लेकिन अभी जैसे अब वाला केस ले लूं, हमारे यहाँ पे जितने भी जो हमारी मैक्सिमम बिजली बनती है, ज्यादातर बिजली बनती है कोयलों को जलाने से बनती है, उससे भी बहुत सारा जो है CO2 निकलता है हवा में। जो हमारे ये जो होते हैं वाहन जो होते हैं, ये सब ये पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह से चल रहे हैं, इससे भी बहुत सारा जो है धुआं निकलता है ना। तो निकालने वाली चीज तो CO2 इतनी सारी है, लेकिन एब्जॉर्ब करने वाली बहुत कम है ना। पेड़ वगैरह लगाते कहते हैं CO2 एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ वगैरह, लेकिन पेड़ वगैरह हमारे यहाँ कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि निकल तो लगातार रही है CO2, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ये कम करते चले जाएंगे, जो ये चीज है, जैसे कि जो हम कोयले से बिजली बनाना बंद कर दें, है ना, और अपना जो है डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह और हाइड्रोजन पावर फ्यूल की बात हम बात करते हैं। हाइड्रोजन पावर फ्यूल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया, है ना। और हम किसकी बात कर रहे थे, इथेनॉल, मिथेनॉल, इन सब फ्यूल्स की बात कर रहे थे। तो इन सब फ्यूल्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम, जो पेट्रोल वगैरह की वजह से CO2 वगैरह निकल रहे हैं, और जो यहाँ पे हम कोल से बिजली बना रहे थे कोयले से, उसमें क्या कर सकते हैं, जो हम क्या करते हैं सोलर इलेक्ट्रिक, जो सोलर एनर्जी उसको बना के, या फिर हाइड्रो पावर जो है उससे बना के, इन सब से क्या कर सकते हैं
हैं हम कम से कम CO2 निकले, इस चीज को निश्चित कर सकते हैं कि CO2 कम से कम निकले। पर जब कम से कम CO2 निकलेगी तो जो कम CO2 निकलेगी वो कम CO2 जो है एब्जॉर्ब कर ली जाएगी किसी के द्वारा, तो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो CO2 जाएगी नहीं। तो ये नेट जीरो है कि जितनी निकल रही है उतनी आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल निकले ही ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि निकलेगी नहीं, किसी ना किसी चीज में से निकलेगी CO2। तो जितनी निकल रही है उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाए, इसका मतलब पर्यावरण में रहे ना। हमारा क्या मोटिव है? हमारा मोटिव तो यही है ना कि पर्यावरण में ना रहे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, और नुकसान कब तक पहुंचाएगी? जब तक पर्यावरण में रहेगी। तो ये जो पर्यावरण है इसमें रहे ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें रहे ना, जितनी निकले उतनी किसी चीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, ये हमारा मोटिव है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन, या फिर नेट कार्बन इमिशन आप बोल सकते हो इसको, है ना। तो ये टारगेट है इंडिया का 2070 तक। क्या टारगेट है? कि हमको नेट जीरो इमिशन कंट्री बनना है, मतलब हमको ऐसी कंट्री बनना है कि हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं, जितनी हमारी जो भी चीज हमारी छोड़ रही है कंट्री में, वो उतनी ही हमारे यहाँ कंट्री में एब्जॉर्ब हो पा रही है। तो हमारा हम जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है हमारा देश, ऐसी कंट्री हमको बनना है ना। इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, ताकि कंपनी जो है क्लीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करे, और जितना क्लीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम होगा उतनी जो है CO2 जो है कम निकलेगी, और जितनी कम निकलेगी उतनी हमारी चांसेस हो जाते हैं ज्यादा नेट जीरो इमिशन कंट्री बनने का। पर अब ये न्यूज में क्यों है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किए थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी जो है स्टार्टिंग में इसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा टैक्स? क्यों बोला ऐसा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, मैंने आपको बताया ना टैक्स फ्री होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? अभी जो आपको इनकम टैक्स है वो देना पड़ेगा इसके ऊपर। क्यों देना पड़ेगा? देखिए, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अब क्या होगा, गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे प्रोजेक्ट आए, लेकिन उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे काम करने हैं ना। ये जो टैक्स होगा, इस टैक्स को कमाएगा कौन? ये टैक्स जो है उसको गवर्नमेंट कमाती है ना। जो भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के पास जाते हैं, है ना। इनकम टैक्स हो गया या GST वगैरह वाले हो गए, जो भी टैक्स हो गए कहां जाते हैं? ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। फिर वही जो पैसा है उसी से गवर्नमेंट काम करती है। जब तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पैसे से गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि हम जो कमाते हैं हम उस पर टैक्स देते हैं, और वो जो टैक्स होता है उसी से गवर्नमेंट पूरा काम करती है। जो भी कोई भी चीज बनती है, कहीं पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, या कोई भी चीज जैसे राफेल हमने खरीदे थे, इससे ये सब कहां से आता है? ये सब टैक्स के पैसे से होता है। जो भी गवर्नमेंट काम करती है सब टैक्स के पैसे से होता है। कोई भी जैसे स्कीम चलती है, गवर्नमेंट ने अभी 6-6 हजार रुपए बांटे थे किसी को भी, या जो कोरोना वायरस की हमारी वैक्सीन लगी है वो कैसे लगी है? फ्री में सबके लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स था तो सबको फ्री की लगा सके। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था, वो पैसा कहां से आया? टैक्स से आया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको भी तो ये जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग रही है इसके ऊपर, क्यों मांग रही है? इसलिए मांग रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तो काम करना होगा, क्योंकि 2070 तक हमें पहुंचना है यहां तक, नेट जीरो तक, है ना। तो कंपनी जो है वो तो जो प्रोजेक्ट बना रही है उनके द्वारा वो तो क्लीन एनर्जी बनाई रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर को भी तो इसके ऊपर काम करना होगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो वो काम करेगी। इस वजह से ये जो है आपका इनकम टैक्स अभी कुछ दिन के लिए आपको देना पड़ेगा, कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। तो ये जो है इसीलिए न्यूज में है, क्योंकि ये इशू तो कई महीने पहले हो गए, करीबन 4-5 महीने पहले ग्रीन बॉन्ड इशू हो गए थे। लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों आए? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है आपको ये इनकम टैक्स जो है अभी देना पड़ेगा, इस वजह से न्यूज में आया है। तो आशा करता हूं मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, ग्रीन एनर्जी क्या होती है और ये टैक्स क्या होते हैं, है ना। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ग्रीन ये जो आपकी क्लीन एनर्जी बोल सकते हैं, ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं। ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हो, उसको बोलेंगे। तो ग्रीन एनर्जी बोल दो या क्लीन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे कैसे होगा इन पे काम, और ये सब मैंने आपको समझा दिया क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं, और क्यों टैक्स की बात की है, ये जो इनकम टैक्सेस की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, तो मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है? RBI स्टडी ऑन GST कंपनसेशन रिसीविंग स्टेट्स। तो ये क्या है? ये GST कंपनसेशन क्या होता है? सबसे पहले ये बात पढ़ने की है, GST कंपनसेशन क्या होता है। देखिए क्या है कि जब GST शुरू हुआ, GST कब शुरू हुआ हमारे यहाँ पे? GST हमारे यहाँ पे शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 को GST हमारे यहाँ लगना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लागू हुआ इंडिया में, GST शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST है क्या? GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है GST की फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस टैक्स में क्या हुआ है कि जो भी चीज, मतलब पहले क्या होता था, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती थी पैसे वो कमाती थी किसी भी चीज से, पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे ना हमारे, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये जो है आपका GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपका इनकम टैक्स होता है। जो आपका इनकम टैक्स होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों होता है वो डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि वो जो आपकी डायरेक्ट इनकम है आपसे सीधा बोला जाता है ये टैक्स हमको दो। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो पहले लगते थे, जैसे C टैक्स, है ना, या फिर S टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जो होता है, ये सब क्यों लगते हैं?
ये सब कैसे इनडायरेक्ट लगते हैं, क्योंकि जो भी आप सामान खरीदते हो आपको उस पर लगता है। जैसे आप कोई चीज खरीदने गए मॉल वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी चीज जगह से, तो वहां पे आपको जो पूरा बिल देते हैं आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें टैक्स लिखा रहता है। अब तो जीएसटी लिखा रहता है, पहले 3-4 टैक्स लिखे रहते थे। वो टैक्स क्यों लगते थे? वो आपसे इनडायरेक्टली लिए जाते थे, क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारे टैक्स भी लगे हैं इसमें, तो इसलिए भी आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन इनडायरेक्टली इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जो है आपसे डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा आप हमको टैक्स दो, है ना, लेकिन जो है आपको टैक्स जो है पहले से ऐड करके दिया जा रहा है उसमें, ठीक है। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं इनकम टैक्स वाले को। तो क्या है कि जो पहले टैक्स लगाए जाते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, और स्टेट गवर्नमेंट इनसे पैसा कमाती थी। और जो, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि टैक्स होता है उसी से सारा काम करती है गवर्नमेंट, तो उसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे उनसे पैसा कमा के स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी। क्योंकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी तो स्टेट्स में काम करती है ना, सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनवाती है। तो वो काम कौन करती थी? स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं इनके द्वारा करती थी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका इनकम टैक्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती थी कहां से पैसा कमाती थी? ये कमाती थी आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। लेकिन जब 2017 में 2016 में इसके ऊपर बात शुरू हुई थी, 2016 में इसके जो है सारे कुछ पास हुआ था लॉ वगैरह, तो जब 2016 में इसके ऊपर बात हुई तो जीएसटी के अंदर क्या किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं ना, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे ये सारे टैक्स जो है एक ही टैक्स में जो है क्लब कर दिए गए, मतलब एक ही टैक्स में कर दिए गए, एक ही टैक्स में जोड़ दिए गए। वो टैक्स क्या है? वो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी टैक्स अलग अलग लगाती थी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, वो सब इसी के अंदर जोड़ दिए गए जीएसटी के अंदर। और क्या होगा, ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, ये लेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान है ना, क्योंकि जो टैक्स पहले वो कमा रही थी अब वो टैक्स उस पर लगा नहीं पा रही। जब वो टैक्स उस पर नहीं लगा पा रही तो जो पैसे उसको कम रहे थे वो पैसे वो कमा नहीं पा रही। वो पैसे कौन कमा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है। अब उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़ेंगे, या तो अगर काम चलना है, क्योंकि पैसे होने चाहिए जब तो काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगने पड़ेंगे जाके, या फिर कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा ना। तो ये कंसर्न जब उठाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये जीएसटी जब पास हुआ था ना, ये ऐसा बिल था, मतलब बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिसमें स्टेट्स का भी कंसर्न होता है ना। स्टेट का कंसर्न मतलब, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की जो पावर है टैक्स कमाने की वो छीनी जा रही है, तो इसके लिए जो ये बिल पास होगा ना पार्लियामेंट में, जो हमारी पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यहां से तो पास होगा ही होगा। ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? जो संसद आपका स्टेट्स का होता है, जो राज्यों का संसद होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद या तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा या विधान परिषद उसको बोलते हैं। और गवर्नर के साइन होते हैं उनके जो स्टेट है ना। तो गवर्नर तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो उनके तो साइन होंगे, चलो ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा है ना, यहां से भी ऐसे बिल पास होते हैं। तो ये जो बिल है जीएसटी को अगर पास होना था तो इसको हर एक स्टेट की विधानसभा से भी पास होना था, है ना। तो जब इसको विधानसभा से पास होना है तो जब भी तो पास होगा जब स्टेट तैयार होंगी इस चीज के लिए कि हम जो है अपना टैक्स दे देंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस चीज के लिए तैयार करने के लिए क्या बोला, देखिए इससे क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उससे और जीएसटी से फायदा क्या हुआ, उससे क्या नुकसान होता था, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्यों लेके आई। देखिए जैसे बहुत सारी चीज होती थी उनके ऊपर टैक्स लगता था, और जो टैक्स लगते थे वो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती थी, जो राज्य की सरकार है वो अपने हिसाब से लगाती थी। तो हर चीज का अलग स्टेट में अलग वो होता था पैसा, है ना, अलग रुपए की मिलती थी हर चीज में, अलग स्टेट की। बहुत सारी चीज ऐसी होती है ना जो कहीं किसी एक स्टेट, हरियाणा में किसी और पैसे की मिलेंगी, इंडिया में किसी और पैसे की मिलेंगी, मध्य प्रदेश में किसी और पैसे की मिलेंगी, बिहार में किसी और पैसे की मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज होती है ना। जैसे कुछ चीज मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, प्रेजेंट का, पहले का नहीं बताता हूँ। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो है आपका ये जीएसटी के अंदर नहीं आता है ना, अभी ये जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो अगर पेट्रोल आप देखने लगो तो इंडिया जो आपका यूपी है यहाँ पे पेट्रोल का पैसा अलग होगा। अगर आप दिल्ली में चले जाओ तो वहां पे अलग होता है ना। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ वहां पे अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, सब जगह आपको पैसा जो है अलग मिलेगा। होगा 100 के आसपास ही सब जगह, जैसे यूपी में 95 है ना, और आपका दिल्ली में 94 समथिंग है, उसी तरह जो है आपका होगा 100 के आसपास ही। जैसे मध्य प्रदेश में 109 के आसपास है तेल, है ना, राजस्थान में भी 110 के आसपास है तेल। पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, तेल मत पेट्रोल को बोल रहा हूं, गलती से तेल बोल दिया था, पेट्रोल को बोल रहा हूं मैं, है ना। तो ये जो है पैसे का फर्क हो रहा है थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो वैसे काफी है, 10 रुपए 8-10 रुपए का सब में फर्क है ही। तो ये 8-10 रुपए इतना सारा पेट्रोल डलवाए जाते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल टर्म्स में 10-15 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, 10-12 रुपए का ही फर्क है, 10-8 रुपए का फर्क है। लेकिन ये जो फर्क है ये क्यों है इन पैसों में, ये इसलिए है क्योंकि ये जीएसटी के अंदर नहीं आते। क्योंकि ये जो टैक्स लगाया जा रहा है पेट्रोल पे, इनडायरेक्ट टैक्स,
ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लगा रही है, किसी स्टेट की गवर्नमेंट लगा रही है, जिस भी स्टेट में ये पैसे हैं। लेकिन जो जीएसटी के अंदर जो जो चीजें आ जाती है ना, उनके ऊपर सेंटर टैक्स लगाती है, मतलब जो सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट बैठी है, जो मेन गवर्नमेंट है आपकी, यूनियन गवर्नमेंट है, वो लगा रही है पैसे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगा रही है। तो वो जो टैक्स लगाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सब स्टेट्स की एक ही होती है, जो भी आदमी है, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी एक ही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है, ये टैक्स कौन लगा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये पूरे जितनी भी पूरे इंडिया है सबके लिए एक ही लगाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ही तो अपनी स्टेट के लिए अलग लगा सकती है, कोई राज्य की सरकार है वो अपने राज्य के लिए तो अलग लगा सकती है, लेकिन जो आपकी मेन सरकार ऊपर बैठी है, जैसे इस टाइम पे मोदी जी की सरकार बीजेपी बैठी है, तो वो तो उसके लिए तो सब जो है पूरी स्टेट सब बराबर है, तो वो तो सबके लिए लगाएगी, है ना। तो एक ही तो लगाएगी वो तो सबके लिए, ऐसा तो होगा नहीं ये कह देगी राजस्थान के लिए, यूपी के लिए, दिल्ली के लिए, ऐसा तो होगा नहीं, सबके लिए एक ही लगाएगी। तो ये जीएसटी है, सबके लिए एक ही होता है। लेकिन जो जीएसटी में नहीं आती थी, मतलब जब तक जीएसटी था नहीं उससे पहले अलग अलग जो टैक्स लगते थे उससे पैसे कमाती थी जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस वजह से जब स्टेट गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थी इस चीज को, क्यों? क्योंकि इनका जो टैक्स से पैसे कमा रहे थे पहले इनडायरेक्ट टैक्स से, वो चले जाते, है ना, वो पैसे उनको मिलते नहीं। तो अब क्या करें? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है देने को तैयार नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो हमको पैसे जो आप मना कर रहे हो, हम आपको एक सहूलियत कर देते हैं। क्या सहूलियत? आपको इसीलिए नहीं दे रहे ना क्योंकि आपको पैसे नहीं कमाने को मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको जीएसटी कंपनसेशन देंगे। जीएसटी कंपनसेशन मतलब क्या है कि देखिए सब चीज के ऊपर तो जीएसटी लगी नहीं है। देख, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसे कहां से कमाती है? सबसे ज्यादा पैसे जो है, सबसे ज्यादा मतलब टैक्स कहां से कमाती होगी? जो डेली की यूज चीजें, जो डेली होनी ऐसी चीजें क्या है? जैसे हो गई आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका डेली जलते हैं चीज, गाड़ी इतनी सारी चलती है, डेली जलती हैं, इनसे पैसे कमाती है। फिर तीसरा जैसे मान लो आप एल्कोहल हो गया, एल्कोहल मतलब शराब से जो है सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है आपकी कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, कोई भी राज्य की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी स्टेट, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने ये सारी चीजें जो है, जो बहुत ज्यादा जो पैसे जिनसे कमाए जाते हैं, इनको अभी जीएसटी के अंदर नहीं डाला। अभी पेट्रोल डीजल ये आपके जीएसटी के अंदर नहीं आते, इसीलिए तो अलग अलग प्राइस होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो मैंने आपको अलग अलग प्राइस बताई ऐसे बोलते हैं। और कई बार बोलते हैं कि जो हरियाणा में मिलती है एल्कोहल मिलती है, शराब मिलती है, सस्ती मिलती है। नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा, फिर भी मैं आइडिया देके बता रहा हूं, पर इससे कोई इसका यूज नहीं करना है, खाली पढ़ाई के पर्पज के लिए है ये कि जो हरियाणा में थोड़ी शराब होती है वो थोड़ी सस्ती मिलती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है एल्कोहल जो है जीएसटी के अंदर नहीं आता, शराब जो है जीएसटी के अंदर नहीं आती, और सबसे ज्यादा पैसे कमाती है स्टेट गवर्नमेंट, वो इन्हीं चीजों से कमाती है। ये जो है आपके क्या है, ये जो आपकी 4-5-5-10 चीजें हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आती, उन्हीं से कमाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए, इनसे जो पैसे कमाते हो आप टैक्स लगा के, वो आप कमाओ, वो आप कमाओ। फिर क्या होगा, जैसे आपने कोई अमाउंट कमाया, है ना, जैसे मान लो आपने कमाया, आपने मान लो 10,000, आपने मान लो 100 रुपए कमा लिया, इन सबसे टैक्स लगा के। अंदाजा बता रहा हूं, मतलब अंदाजा का मतलब ऐसे बता रहा हूं, पैसे तो बहुत बहुत कमाए जाते हैं इनसे, करोड़ों और लाख करोड़ों में, है ना, हजार करोड़ों में कमाए जाते हैं पैसे। तो ये तो खाली मैं वो बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए। तो इन सबसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए, है ना, और उससे पहले कितने कमा रही थी स्टेट गवर्नमेंट? मान लो 200 रुपए कमा रही थी, है ना, जब ये सब चीजों से हो रहा था, जब ये जीएसटी शुरू नहीं हुआ था। तो 100 रुपए तो इन सब चीजों से स्टेट गवर्नमेंट ने कमा लिए। उसके बाद क्या होगा, हर साल जो टैक्स है वो बढ़ता भी था, है ना। कई बार हर साल जो है चीज महंगी हो जाती थी, कुछ ना कुछ महंगाई होती थी ना। वो क्यों होता था? क्योंकि टैक्स चीज के ऊपर बढ़ रहा है ना, टैक्स बढ़ रहा है किसी चीज के ऊपर, तो सारी जो है चीजें महंगी होती थी। तो मान लो जो महंगाई बढ़ाई गवर्नमेंट ने, कि आपका जो टैक्स बढ़ रहा है वो मान लो 14% साल साल बढ़ रहा है ना, तो 14% इसमें और ऐड कर दो। ये जो 100 रुपए है इसका 14% इसमें और ऐड कर दो, 40 रुपए और ऐड कर दो, तो 140 हो गया, है ना। उसके बाद 14% और ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद क्या है, नहीं 14%, 40 नहीं, 14% तो बहुत हो गया, 14 रुपए ऐड करने, 100 का 14%, 14 रुपए, तो 114 हो गया, है ना। पर ये अभी भी 200 रुपए नहीं पहुंच रहा, है ना, अभी भी ये 200 रुपए नहीं पहुंच रहा ना, समझ रहे हो आप। तो 200 रुपए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 200 रुपए मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता चले पहले जो कमाती थी और अब जो कमाती है। तो क्या होगा कि ये जो आपके 114 रुपए कमाए जा रहे हैं, ये 114 रुपए जो आने थे, ये 114 रुपए जो आने थे स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि ये तो अंदाजा लगाया है ना, मान लो इतने रुपए तो इसने कमा लिए, लेकिन ये जो 14% है ये तो अंदाजा है ना, ये पैसे कहीं से थोड़ी आ रहे हैं, हाँ, ये पैसे थोड़ी कहीं से आ रहे हैं। तो जैसे मान लो कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि आप इनसे 100 रुपए कमा ले रहे हो, है ना, और 14% जो है वो एक्स्ट्रा हर बार बढ़ रहा है आपका साल दर साल, है ना। तो ये जो 14% है ये कहां से आएगा? ये जो 14% है ये आपको, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी से कमा रही है ना, वो सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी,
है ना। ये जो 14% है, ये जो आपका जीएसटी है, इसमें से 14% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो 14% है आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना जीएसटी कमा रही है उसमें से आपको देगी, ताकि जितने पैसे आपको कमाने थे उतने पैसे आप कमा लो। जितने पैसे अंदाजा ही लग गया उतने पैसे आप कमा लो। तो ये किस हिसाब से देखे जाएंगे पैसे? पैसे देखे जाएंगे जैसे 2017 में लागू हुआ है जीएसटी, तो 2015 और 16 को बेस ईयर रखा गया। बेस ईयर मतलब जितना 2014 और 15 में टैक्स कमाया था ना इन स्टेट्स ने, सारी स्टेट्स ने, उसको बेस ईयर रख के और उसके हिसाब पे 14% लगा दिया गया 2017 में। फिर जो 2017 में कमाया गया उसमें 14% लगा दिया 2018 के लिए। फिर जो 2018 में कमाया उसको 14% लगा दिया गया 2019 के लिए। फिर जो 19 में कमाया उसको 14% लगा दिया 2020 के लिए, ऐसे करके। तो बेस ईयर क्या है? जहां से स्टार्टिंग होगी 2015-16 वाला जो साल है, यहाँ पे जो कमाई की है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स से, उसके ऊपर 2017 जो है 14% लगा के उसको मिल जाएगा, है ना। जो वो कमा रही है वो, और जो 14% है वो उसको गवर्नमेंट दे देगी। मान लीजिए इसने कमा लिया बहुत सारा, लेकिन जो 14% है वो स्टेट, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कमिटमेंट हो गई, 14% देना ही है। उससे ज्यादा जो कमा लिया उसने, मान लो 100 नहीं कमा रही, वो 120 रुपए कमा रही है ऐसी टैक्स से, है ना। तो जितना ज्यादा कमा रही है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट को है 14% जो है ये देना है। तो ये जो 14% देना था, ये जिंदगी भर नहीं देना, ये खाली 5 साल की बात हुई थी देने के लिए। कब से कब तक? 2017 से 2022 तक की बात हुई है। अब ये न्यूज में क्यों आ गया? ये न्यूज में क्यों आया है जीएसटी कंपनसेशन? क्योंकि 2022 में जो सरकार पैसे देनी थी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसे देने थे स्टेट गवर्नमेंट को, ये हो गया खत्म। अब जब ये खत्म हो गया है तो स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से मांग कर रही है कि आपको ये जो स्कीम है, ये वाली जो है कंपनसेशन वाली, दोबारा से चलानी होगी ये जो स्कीम है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया जीएसटी कंपनसेशन, क्योंकि ये खत्म हो गया 2022 में। क्योंकि 5 ही साल के लिए जो है ये, इसके ऊपर पहली डील साइन हुई थी जब 2017 में लागू हुआ, तो 5 ही साल के लिए बात हुई थी। तो अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से कह रही है कि हमको जीएसटी कंपनसेशन आप दो, है ना। तो आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई मतलब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, उसने स्टडी की है कि कौन कौन सी स्टेट जो है किस हिसाब से उनको जीएसटी कंपनसेशन दिया जाता है। किस हिसाब से दिया जाएगा? देखिए जीएसटी कंपनसेशन, देखिए जो ज्यादा बड़ी स्टेट होगी, जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, जहां पे ज्यादा सामान बिकेगा, वहां पे जीएसटी, मतलब वहां पे इनकम टैक्स जो आपका टैक्स होता होगा वो ज्यादा लगता होगा। पहले 2017 से पहले जो भी इनकम टैक्स लगता होगा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इन्हीं स्टेट्स में तो ज्यादा टैक्स लगता होगा ना, क्योंकि यहीं पे ज्यादा लोग रहने वाले हैं, महंगाई भी ज्यादा यहीं पे है ना, ज्यादा सामान यहीं पे बिकेगा जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, तो यहीं पे ज्यादा टैक्स लगा करता था। तो यही जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो गई आपकी, ये दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, यही ज्यादा पैसे कमाते थे, है ना। तो ये जो पैसे कमाते थे ज्यादा, तो उसी हिसाब से इनके जो है ये बना होगा, ये जो पैसे इनके बने होंगे इस हिसाब से बने होंगे, उसी हिसाब से इनको 14% दिया जाएगा। ये 14% जो है, इसका 14% है। ये जो कमाने की बात हुई है, ये जो आपका 2015-16 में कमेगा ना, इसका 14% होगा वो। जैसे मान लो 2015-16 में कमा, जो भी कमा, जैसे 2015-16 में 100 रुपए कमे थे, है ना, सारे टैक्स वैक्स लगा के 100 रुपए, और जो 14% उसका होगा, ये जो 100 रुपए है, ये वो है जो 2015 और 16 में टैक्स आया होगा। मान लो 100 नहीं आए होते, 120 आ गए होते, तो कोई मतलब नहीं है, जो 20 रुपए फालतू है स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी, है ना, लेकिन लगेगा 100 रुपए पे, क्योंकि पिछले साल 100 रुपए टैक्स आया था। उसी तरह ये तो 2017 के लिए 14% लग गया। उसी तरह 2018 के लिए क्या होगा, जो 2014 में आया होगा ना पैसा, मतलब ये वाला पैसा जो 2015 में आया था, प्लस 14% लगा के इन दोनों को ऐड करके, फिर ये जो अमाउंट है 100, उसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और फिर उस पर 14% ऐड कर दिया जाएगा जो रिप्लेस होगा। तो इस हिसाब से चलेगा पूरा। तो ये क्या होगा, जितना ज्यादा, जितनी बड़ी स्टेट होगी, जितने ज्यादा लोग रहते होंगे, उतने ज्यादा वो पैसे कमाते होंगे यहाँ पे, है ना, उतने ज्यादा वो लोग पैसे कमाते होंगे यहाँ पे, और जितने ज्यादा पैसे कमाएंगे उतने ही उन पे जो है 14% उतना ही फालतू लगेगा। जितना उन्होंने पिछले साल, जितना उन्होंने लास्ट ईयर वो किया होगा, टैक्स कमाया होगा, वही तो रखा जाएगा यहाँ पे, और उसी के परसेंट 14% लगेगा उसी के हिसाब से। और ये 14% किसके हिसाब से होगा? जो पैसा कमाया गया है ना, तो उनको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या बोला है आपकी आरबीआई ने, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है सारी स्टडी करने के बाद, कि देखिए जो स्टेट, जो आपके राज्य हैं, वो अपना पूरा टैक्स जो है वो निकाल पा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई राज्य नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया है ना, तो उनको क्या करना होगा, उनको टैक्स जो है वो बढ़ाना होगा। जिन चीजों पे टैक्स नहीं लगता, जैसे मान लो पहले पेट्रोल पे लगता था 10% टैक्स, अब इसको बढ़ाओ। जब आप बढ़ाओगे जब भी आपको पैसा मिलेगा, है ना, जब भी आपको जो है टैक्स, जो आपको कमी पड़ रही है वो आप पे टैक्स आएगा, है ना, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन अब खत्म हो गया है। दोबारा आए ना आए, तो आपको कोशिश करनी होगी इनके ऊपर टैक्स बढ़ा के आपको अपने आप पैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो है किसी और के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। आपको 5 साल तक इसीलिए निर्भर रखा गया था, ताकि आप जो है जब तक अपना जो पूरा हिसाब है, पूरा शेड्यूल है, उसको बना लो, है ना, इसलिए आपको रखा गया है। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको पैसे कमाने हैं। जो जो स्टेट्स इससे फायदे में नहीं है, तो कौन कौन सी स्टेट्स से फायदे में नहीं है, देखिए जैसे कुछ स्टेट है, उत्तराखंड है, गुजरात है ना, राजस्थान है, यूपी है, ये स्टेट फायदे में नहीं है। फायदे में कौन कौन सी है, तमिलनाडु जो है वो अच्छे से कमा पा रही है, और ऐसी जो स्टेट है वो अच्छे से कमा पा रही है। तो जो स्टेट अच्छे से नहीं कमा पा रही उनको ये राय दी है किसने, आपके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आशा करता हूं मैं आपको सारा जीएसटी का सिस्टम समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से समझाया, फिर भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखते ही जैसे अपलोड हो जाएगी इसके बाद आप देखोगे मैं आपको सारा को समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। कृषि महोत्सव एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम जो है, ये आपका एक प्रोग्राम जो है, महोत्सव जो है, इसको ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, या फिर बोल दीजिए एग्रीकल्चर एंड फूड वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बोल दीजिए, एक ही बात है। उसके द्वारा ये कृषि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कृषि मतलब किसानों के लिए महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, एक तो एग्जीबिशन लगेगा। एग्जीबिशन क्या होता है, एग्जीबिशन होगा कि जो चीजें बनती है ना उन चीजों को शोकेस में लगा, शोकेस में लगा के नहीं, मतलब उनको दिखाया जाएगा, लोग उनको देखने आएंगे, पूरा महोत्सव लगेगा, लोग आएंगे और यहाँ पे देखेंगे। एग्जीबिशन का मतलब होता है हम अपनी चीजों को लगा देते हैं। जैसे आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है, वो पेंटिंग जो है पूरी गैलरी में लगा दी जाती है, लोग उनको देखने आते हैं, फिर जो उनको पसंद आ जाती है वो खरीद लेते हैं उस हिसाब से, है ना। उसी हिसाब से ये जो सामान, ये जो भी ऐसा सामान होगा जो किसानों द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, जो भी उगाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा किसानों द्वारा, उसको एग्जीबिशन में लगा दिया जाएगा। जो यहाँ पे महोत्सव होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, उनको कुछ पसंद आया वो ले सकते हैं। तो ये तो एग्जीबिशन हो गया। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये क्या है, देखिए ये कृषि महोत्सव क्यों, ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है। एग्जीबिशन तो मैंने आपको समझा दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है। देखिए क्या बोला है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने, क्या बोला है कि देखिए हमारे यहाँ पे किसान जो है बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ पे 75% तक जो लोग हैं वो किसानी का काम कर रहे हैं, मतलब किसान है, खेती कर रहे हैं 75% तक के लोग। लेकिन वो लोग तो क्या है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ये जो बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है इन सब का ज्ञान नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इन सब का ज्ञान नहीं होता, है ना, बहुत सारी चीजों का इनको ज्ञान नहीं होता, है ना, बहुत सारी चीजें इनको पता नहीं होती खेती में, जिनको यूज करके और अपना कम से जो अपनी बॉडी है या फिर कोई और ऐसी चीज है उसका कम से कम इस्तेमाल करके फिर भी प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या, अगर आप किसी बाहर के देश में चले जाओ, है ना, और वहां के किसानों को देखोगे ना, वो ऐसी ऐसी चीज आप यूज कर रहे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने क्या देखा, एक वीडियो देखी, यूएस के किसान क्या करते हैं, अपने वहां बैठे हुए हैं, जो उनकी वो घर बना हुआ है वहां पे बैठे हुए हैं, आगे सारे खेत फैले हुए हैं और उसके खेतों के ऊपर ड्रोन घूम रहे हैं। वो ड्रोन होते हैं ना जो ऊपर घूमते हैं हेलीकॉप्टर छोटे से, और वो अपने फोन से उनको कंट्रोल कर रहे हैं और ड्रोन सब कुछ उनको बता रहे हैं कि जी इतना पानी यहाँ पे इतने दिन पहले लगा था, अब इसको पानी की जरूरत है कि नहीं है, कि क्या यहाँ पे कोई कीटाणु वगैरह तो नहीं लगा, मतलब ऐसा कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, है ना। ये सब चीज उनको वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, ड्रोन लगा रहे हैं। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज बताई थी, ड्रोन बता रहे हैं सारी न्यूज। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी, क्या न्यूज बताई थी कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है क्या करने की कोशिश कर रही है, ड्रोन जो है वो रेंट पे लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने किसानों को दे सके और वो उससे पेस्टिसाइड जो है छिड़क सके। पेस्टिसाइड मतलब जो कीटाणुनाशक होते हैं, जो कीटाणुओं को मिटाने के लिए, कीटाणुनाशक बोल दो, या फिर जो इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए लगाए जाते हैं वो। तो उनके लिए क्या खरीद रही है आपकी, ये जो आपके ड्रोन होते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट उनको खरीद रही है। ये भी ड्रोन का एक काम है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी में, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी बन गई है खेती के ऊपर, है ना। बहुत सारी चीज ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तरीके की खेती आ गई है, ऐसी नई नई तरीके की खेती आ गई है कि आप किसी भी जमीन पे जो है खेती कर सकते हो। जैसे जापान जो देश है वहां पे खेती नहीं हो सकती, वहां पे खेती लायक जमीन नहीं है, लेकिन उन लोगों ने किस तरह की खेती करनी शुरू करी है कि वो अपनी दीवारों पे कर लेते हैं खेती, है ना, दीवारों पे छोटे छोटे गमले लगाकर सारी खेती उसी में कर रहे हैं, है ना, और बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। ये भी एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है ना। और बहुत सारी पानी बचाने की, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, पूरा खेत में पाइपिंग कर दी जाती है और पाइपिंग से जो है उसको हल्का सा ऑन कर दिया जाता है, टंकी को हल्का सा ऑन करके क्या होता है, वो एक 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 बूंद गिरती रहती है। क्यों गिरती रहती है वो एक एक बूंद, हम जैसे पानी लगाते हैं खेतों में, कैसे पानी लगाते हैं, पूरा वो खोल दिया, वो नाला जो होता है पूरा खोल दी नाली, और सारे खेतों में जब तक पानी ऊपर तक नहीं भर गया, जब तक पानी भरा नहीं। उससे क्या होता है कि जिस पेड़ को बहुत ज्यादा पानी चाहिए उसको तो मिल जाएगा बहुत ज्यादा, जिसको कम चाहिए उसको भी बहुत ज्यादा मिल जाता है ना। उससे क्या है, पेड़ को नुकसान होगा, वो मर सकता है, गल सकता है, उसकी जड़ गल जाएंगी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या होगा, वो बूंद 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 गिरेंगी, तो जिसको थोड़ा चाहिए उसको तो थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है ना, क्योंकि जब वो बूंद 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 गिरेगी तो उसके आसपास के पेड़ जो है वो भी उसको ले सकते हैं, है ना। तो जिसको कम चाहिए वो उसको कम मिल रहा है, और जिसको ज्यादा चाहिए वो जो है वो आसपास से खींच के ज्यादा ले सकता है। समझ रहे आप, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। इसी तरह की बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, लेकिन हमारे किसान जो है अभी भी पुरानी तरह की जो खेती है, पुरानी प्रकार की खेती उसी को कर रहे हैं। तो
ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई सिस्टम्स आ रहे हैं हमारे किसमें, खेती में, वो सब इन लोगों को सिखाने के लिए ये जो महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि अब इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस सब के लिए। क्योंकि अगर हमको नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को खेती के लिए, तो पहले इनको सिखाना भी तो पड़ेगा, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्रोन तो खरीद लिए, लेकिन ड्रोन को यूज तो जब भी कर पाएंगे किसान जब उनको आएगा चलाना। तो वो है आपके, पहले राजस्थान की जो गवर्नमेंट है इनको सिखाना पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना ड्रोन के लिए, जो भी यहाँ के किसान है। उसी तरह ये प्रोग्राम है कि नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इनको खेत वो जो है ट्रेनिंग दी जाए। ये किया कहाँ जा रहा है महोत्सव, ये आपका किया जा रहा है कोटा राजस्थान में। राजस्थान जो जगह है कोटा, राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आशा है मेरे को आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा ये क्यों किया जा रहा है महोत्सव। नेक्स्ट है आपका स्वीडन लॉन्च इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन। तो स्वीडन एक देश है ना, स्वीडन एक यूरोप का देश है। इसके बारे में मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं। स्वीडन देश जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था कि टर्की वाला इसके साथ किस्सा हुआ है ना, कुरान जला दी थी इसके यहाँ पे किसी आदमी ने। फिर टर्की जो है और भी जो मुस्लिम देश है इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, है ना। क्यों, फिर मैंने आपको बताया ये नाटो में शामिल होना चाहता है टर्की, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर एक बार मैंने इसका जिक्र किया था कि यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, क्या था ना ये डिस्कस, नॉर्वे है और दूसरा कौन सा है आपका, ये स्वीडन है। इनकी राजधानी जो है, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉक, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है इसकी राजधानी। क्या, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जितने भी नोबेल इनाम जो नोबेल आपके प्राइज होते हैं वो दिए जाते हैं यहाँ पे स्वीडन में। और जो एक बच गया आपका शांति वाला, वो कहाँ दिया जाता है, वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये भी मैंने बताया था, तो इसलिए भी ये न्यूज में था, मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत सारी चीजों में न्यूज में था, मैंने आपको बता दिया। इसकी राजधानी क्या है स्वीडन की, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, है ना। तो ये न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि इसकी राजधानी क्या है, और सारी बातें भी इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ये कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया, यूरोप में पड़ता है ये। यूरोप में किस जगह पे, आप ये भी पढ़ लीजिए इससे कौन कौन सी जो देश है वो बाउंड्री लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया नॉर्वे इसके बिल्कुल साइड में है, और इसको जो है बाकी आसपास इसके समुद्र है, यूरोप में ऊपर वाले इलाके में पड़ता है ना। और इससे कौन सा वो लगता है सी, मतलब कौन सा समुद्र लगता है, एटार्क्टिक समुद्र लगता है इससे, है ना। तो ये सारी चीज आप जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। बाकी मैं जो बता रहा हूं वो तो है ही, बाकी और कोई चीज आप स्वीडन के बारे में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा। तो इसने क्या है, कैंपेन लॉन्च किया है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन। इसमें क्या किया है इसने, जो माइग्रेंट वर्कर इसके यहाँ आ गए, किसके यहाँ आ गए, अपने माइग्रेंट वर्कर जो स्वीडन देश में आ गए हैं, उनको अपने देश से निकालने के लिए कैंपेन शुरू किया है। माइग्रेंट वर्कर क्या होता है, देखिए माइग्रेंट के बारे में हमने कल शाम की जो वीडियो थी उसमें भी बात किया था। माइग्रेंट वर्कर कल शाम की वीडियो में हमने क्या बात किया था कि जो आपके माइग्रेंट वर्कर के बारे में हमने क्या बात की थी कि झारखंड जो है उनके जो माइग्रेंट वर्कर हैं, वो जब कोविड-19 के द्वारा, जब कोविड-19 हो गया था, लॉकडाउन लगा था, तो अपने अपनी जो स्टेट है, जो राजस्थान आपकी झारखंड स्टेट है, उसमें वापस आए थे। तो जो अब वहां की गवर्नमेंट है झारखंड की, वो पूरा एक सर्वे कर रही है उन लोगों के बारे में जानने के लिए, कौन कौन थे, क्या क्या उनको परेशानी है, और ये सब जानने के लिए सर्वे कर रही है। फिर मैंने माइग्रेशन के बारे में या माइग्रेंट के बारे में एक बार और डिस्कस किया है, मतलब पहले 2-3 बार किया है कि इंडिया ने जो है, ऑस्ट्रिया एक देश है, क्रोएशिया एक देश है, और कौन सा देश मैंने आपको बताया, साइप्रस एक देश है। ऑस्ट्रिया के साथ नहीं, क्रोएशिया और आपका साइप्रस के साथ जो है एग्रीमेंट किया है। किस चीज का एग्रीमेंट किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे देश के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, ये यहाँ पे गए थे और इन्होंने ये डील साइन करी थी इस महीने के 15 तारीख के आसपास की बात है। मैंने ये सब चीज आपसे डिस्कस की थी। तो माइग्रेशन क्या होता है, जब मैंने फिर आपसे माइग्रेटिव वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक न्यूज मैंने डिस्कस की थी कि जो आपका वो है, जो आपका एक नेशनल पार्क है, वहां पे इस बार जो है बहुत सारी माइग्रेटिव बर्ड्स आई हैं। तो माइग्रेशन जो ये वर्ड है यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत जगह यूज हो गया। मैंने आपको कई जगह बता दी, कई सारी न्यूज बता दी जो मैंने आपको पिछले 1 महीने में डिस्कस की है माइग्रेशन से लेके। तो क्या है माइग्रेशन, देखिए जब कोई भी चीज एक जगह की रहने वाली है और वो दूसरी जगह चली जाती है। जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, या मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, या मैं बागपत का रहने वाला हूँ, कहीं का भी रहने वाला हूँ मैं। जब मैं कहीं और जाकर रहने लगूँ, जैसे मैं बागपत का रहने वाला हूँ और मैं जाके रहने लगूँ आपका कहाँ पे, मुंबई में रहने लगूं, दिल्ली में रहने लगूं, तो मैं जहां का रहने वाला हूं वहां से, वैसे दिल्ली तो इतनी दूर है नहीं यहाँ से, तो दिल्ली छोड़ते हैं, मुंबई में रहने लगा। जैसे मैं मुंबई में, चेन्नई में, नीचे मतलब तमिलनाडु में, या किसी और देश में चला गया, है ना। इंडिया का रहने वाला यूएस में चला गया, यूरोप के किसी देश में चला गया, तो मैं रहने वाला तो यहाँ का हूं, लेकिन मैं वहां के लिए माइग्रेट कर गया, क्योंकि मैं वहां पे रहने लगा। तो मैं अपनी जो मेरा धरती है, जो मेरी जमीन है, वहां से मैं माइग्रेट कर गया।
है ना, मैं वहां से चला गया कहीं और, चाहे थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ तो भी मैं माइग्रेंट हुआ, या फिर बहुत सारे समय के लिए जा रहा हूँ तो भी मैं माइग्रेंट हुआ, मतलब वहां जाके बस ही गया। तो मैं मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बस तो कहीं और गए जाके, लेकिन रहने वाले कहीं और के थे, तो वो भी जो है माइग्रेंट होते हैं। तो उसी तरह क्या है, जो माइग्रेंट ऐसे माइग्रेंट होते हैं ना जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। इलीगल माइग्रेंट मतलब जो माइग्रेशन कैसे हो सकता है, एक लीगल तरीका क्या है कि मैं बाकायदा पासपोर्ट से करा के अपना किसी विदेश जा रहा हूँ, वीजा लेके पासपोर्ट से करा के अपना वीजा ले रहा हूँ और फिर जा रहा हूँ पूरी डॉक्यूमेंटेशन करा के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बॉर्डर को क्रॉस करके चले जाते हैं, है ना, या तो पानी के थ्रू चले जाएं या बॉर्डर को कूद के चले जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से बॉर्डर कूद के इंडिया में आ जाते हैं, वो भी इलीगल है। बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं वो बॉर्डर कूद के आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, आपके इंडिया में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बांग्लादेश के, जिनके ऊपर काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो इलीगल माइग्रेशन कहलाता है। तो स्वीडन क्या कर रहा है, इसने पूरी कैंपेन लॉन्च करी है जिसमें अलग अलग देशों के पास जाएगा और उनसे बात करेगा कि ये देखिए ये हमारे यहाँ माइग्रेंट है, आपको अगर जरूरत है ना, और माइग्रेंट किस लिए यूज हो सकते हैं, ये किसी देश में क्यों आ रहे हैं, या तो मान लो उनके देश में कुछ ऐसा है कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, या कोई लड़ाई चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के लोग वहां से भाग रहे होंगे दूसरे देशों के लिए बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। या तो मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी मतलब बाढ़ वगैरह, तूफान वगैरह ऐसा कुछ आ गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो जब वहां से लोग भाग सकते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से लोग भागते हैं वहां से, और तो ऐसे तो है नहीं कि मजा आ रहा है भाग लो यहाँ से, ऐसे तो कोई नहीं भागता, कोई ना कोई रीजन होता है जाने का, तो अपने देश को छोड़ने का। तो ये जो लोग हैं फिर यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो है नौकरी ढूंढेंगे, ये सब करेंगे, काम है ना, कोई जो छोटी मोटी नौकरी है वो करेंगे पहले स्टार्टिंग। ऐसा तो है नहीं एकदम वो आए और बहुत बड़ी इनको नौकरी मिल जाएगी। जब इलीगल आए तो उनको सब कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा, अगर बहुत बड़ी नौकरी चाहिए तो छोटी छोटी नौकरी ये लोग करते हैं। तो स्वीडन ने क्या बोला है कि हमने ये जो स्वीडन क्या कर रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंट्री से बात कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं आप भी जो है हमारा जो मतलब हमारे पास जो इतने सारे माइग्रेंट हैं, आप भी इनको कुछ परसेंट ले लो और आप भी जो है इनको नौकरी दो, ये आपके यहाँ भी काम करेंगे, ये आपके यहाँ भी रहेंगे, हमारे यहाँ इतने सारे हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। ये जो कैंपेन है इसके थ्रू जो आपका यूक्रेन, ये आपका स्वीडन है, ये अलग अलग देशों के पास जाके कैंपेन चला रहा है, बात कर रहा है कि आप भी आप थोड़े से माइग्रेंट हमसे ले लो, हमारे पास भी कम हो जाए और आपके पास भी जो नहीं है वो मिल जाए आपको, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है आपका स्वीडन का, ये जो स्वीडन का जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन है, ये जो है इसने यूनाइटेड नेशन के साथ क्लब कर दिया है। मतलब यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जो माइग्रेटरी पीपल होते हैं उनके लिए है, उनके साथ इसको जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद इसको जो है एक कैंपेन की तरह लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू ये सबके पास जा जाके और उनसे बात कर रहा है अलग अलग कंट्री से। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्या है आपका, यूएस ईयू एआई एग्रीमेंट। तो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए भी लगा सकते हो आप, इसके आगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाता है और यूएस भी बोल देते हैं इसको। आगे क्या है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, रोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जब मैं आपको बता रहा था कृषि महोत्सव में जो किसान है अलग अलग देशों के बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बात की थी। कल भी मैंने बात करी थी। समझ लो कि दिन में सुबह की या शाम की वीडियो में एक ना एक ऐसी न्यूज मिली जाती है। हम सुबह को 5 न्यूज करते हैं, कभी कभी 6 हो जाती है, कभी कभी शाम को 6 या 5 हो जाती है। जो भी 10-15 हम न्यूज डिस्कस करते हैं पूरे दिन में, उनमें से एक न्यूज ऐसी जरूर होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ होता है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शब्द का इस्तेमाल किया होता है। समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़िए जरूर, ठीक है, वरना मैं कोशिश करूंगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर चाहिए तो मैं पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बिल्कुल जीरो से लेकर और जहां तक अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है वो सारा डिस्कशन आपसे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाऊं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि साइंस की टर्म होती है, टेक्नोलॉजी की टर्म होती है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होती। तो अगर आपको समझना है तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जीरो से लेकर बिल्कुल जहां तक इस पर डिस्कशन हो सकता है सारा आपको समझाऊंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपको इसके बारे में समझना है, ठीक है। चलिए हम न्यूज पे आ जाते हैं। न्यूज क्या है कि जो आपका यूएसए और जो आपका ईयू है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, ये एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें इस एग्रीमेंट में क्या करेंगे, इस एग्रीमेंट में ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके टेक्नोलॉजी बन रही है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनेंगी, उन सब के बारे में बात करेंगे और उन सब के बारे में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तक जो डील होती है बहुत सारी कंट्री, इंडिया ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारी कंट्री से डील किया है, वो जो डील होती है वो कंपनी टू कंपनी होती है। कोई प्राइवेट कंपनी हो गई इनकी, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई इनकी, या फिर कोई सरकारी कंपनी हो गई इंडिया की, कोई सरकारी कंट्री किसी और देश की, ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे, ये लोग आपस में डील करेंगे। लेकिन ये जो डील हो रही है, हालांकि इंडिया की तो गवर्नमेंट ने भी कई उनसे डील कर रखी है, कई गवर्नमेंट से, लेकिन पहली बार ये जो है आपका ईयू, जो आपका यूरोपियन यूनियन है और यूएसए है,
ये पहली बार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ रहे हैं इस डील को करने के लिए, है ना। इस वजह से जो एआई की जो एग्रीमेंट है इंपॉर्टेंट हो गया है, जो एग्रीमेंट है इसको पहली बार करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें क्या करेंगे एग्रीमेंट में, एआई की जो टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर काम करेंगे, नई नई रिसर्च करेंगे, नई नई डेवलपमेंट करेंगे, फिर है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। अगर कहीं पे R&D लिखा है ना, बहुत सारी जगह होता है कि R&D में आपने कितने पैसे खर्च किए, ऐसे पूछते हैं लोग आपसे, R&D में आपने कितने पैसे खर्च किए, या कोई कंपनी खुलती है तो R&D में कितने पैसे खर्च करिए। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी चीज का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी, है ना। रिसर्च करने के बाद आपको देखना होगा क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमको क्या किस चीज पे फोकस करना है। जैसे आपने एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करी, सबसे पहले आपने क्या देखा होगा, सिलेबस कैसा चल रहा है, एग्जाम पेपर कैसा आता है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से लेक्चर लें, कहाँ से क्लासेस लें, कैसे कैसे नोट्स बनाए, ये सब देखा होगा ना आपने। ये रिसर्च हो गया आपका। और डेवलपमेंट क्या हो गया, फिर आपने जब करना शुरू किया वो डेवलपमेंट में आ गया आपका, जो आप करना शुरू कर रहे हो। रिसर्च डेवलपमेंट आपकी चलती रहती है पूरी जिंदगी, जब भी आप जो भी काम कर रहे हो। जैसे आप पढ़ रहे हो तो जब तक आपका नंबर नहीं आ जाएगा, नंबर आने के बाद भी आपका क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट किसी ना किसी चीज में आदमी जो है करता रहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये करेंगे नए नए प्रोजेक्ट के लिए, है ना। और बहुत सारी चीजें करेंगे यहाँ पे, बहुत सारे मॉडल्स बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, मिलिट्री सेक्टर में काम करेंगे, नॉर्मल सेक्टर जो है आपके हेल्थ सेक्टर उसमें काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर उसमें काम करेंगे। जो सारे आपके जितने भी सेक्टर होते हैं उनमें ये दोनों जो मिलके यूरोपियन यूनियन जो पूरा एक यूनियन है यूरोप का, यूरोप की कंट्रीज में आती है ज्यादातर, कुछ कंट्री को छोड़ के पूरा यूरोप की कंट्रीज में आती है। और दूसरा यूएसए जो है, ये दोनों मिलकर ये सारा काम, ये जो सारा एग्रीमेंट है एआई के लिए किया है ताकि इसमें काम कर सके। ओके, इसलिए एग्रीमेंट किया गया है। तो एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन आपकी अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको कल, आज शाम की वीडियो जो होगी शाम के 8 बजे की, फिर कल सुबह की जो 8 बजे की करंट अपडेट की वीडियो होगी, इन दोनों वीडियो में से किसी एक में आपको वो जो आपकी परेशानी होगी, जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो आपको समझा दूंगा। आप जो है कमेंट करके पूछिए जरूर, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर पूछ नहीं रहे हो ना, तो अभी तो आप सोच रहे हो चलो कोई बात नहीं बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में परेशानी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज होती है ना, जो करंट अफेयर्स की न्यूज चलती है, जो करंट अपडेट्स की न्यूज चलती है, ये एक दूसरे से लिंक्ड होती है। कैसे लिंक्ड होती है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो जीएसटी के बारे में, जब जीएसटी लॉन्च हुआ होगा इसके बारे में तब बात हुई होगी। फिर जीएसटी समय समय पे कितना आ रहा है ना, जब साल खत्म होती है तो जीएसटी बताया जाता है कितना आ रहा है ना। जब बजट आता है उससे पहले बताया जाता है ना कि जीएसटी कितना आया था पिछले साल, इस साल कितना आएगा, या किस महीने कितना आया, तो जीएसटी न्यूज में रहता ही रहता है हर बार। फिर जब कोविड-19 आया तो जीएसटी को लेकर बहुत सारे स्टेट और जो सेंटर उसके बीच में परेशानी आई थी, उसके पीछे जो है जीएसटी की बहुत सारी न्यूज चली थी। अब जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर न्यूज चल रही है, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन वाली डील खत्म हो गई है। तो ये जो है न्यूज में चल रहा है लगातार, है ना। तो आपसे अगर जीएसटी जैसे कंपनसेशन न्यूज में आ गया तो जीएसटी से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जब से बना है, जब से बात शुरू हुई है 2016 से, और जब तक चल रहा है, जब तक आपका एग्जाम, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से ये जो सारी चीज न्यूज में रहती है एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना। तो आपको इस वजह से ये सारी न्यूज जो है आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में डाल दी है, तो आप कोशिश करिए कि मैं आपको सारा समझा पाऊं, ये आप निश्चित करें। और जब भी मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे बताना था मैंने यहाँ पे फिलहाल बता दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में आ गई होंगी, लेकिन मेरे दिमाग में नोट्स बनाते समय नहीं आई, तो आप उसको पूछिए। या आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछेंगे, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि आप जो आपकी चीज समझ में नहीं आ रही उसके बारे में आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि आपको कुछ समझ में जो नहीं आया उसके बारे में पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल या आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में, शाम को 8 बजे। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो जो यूट्यूब है उसको हमारे बारे में पता चलता है, और फिर उसके बाद वो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करता है और लोगों तक पहुंचाता है। और जब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर या लाइक तो कर सकते हो, 1 सेकंड का टाइम लगता है शेयर या लाइक करने में, क्योंकि आपके जो आसपास जो लोग हैं जिनको आप शेयर करोगे उनको भी पता चलेगा अच्छी वीडियो, तो वो भी देखेंगे और उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा होगा इससे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की वीडियो में। आशा करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे, और जो आपकी परेशानी है उसको कमेंट सेक्शन में आपको लिख के भेजेंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में शाम को 8 बजे। धन्यवाद।